हेलो स्टूडेंट्स, हर्ष बार से हो। आज यहाँ पे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 सोशल साइंस जीएसईबी में, जिसका नाम यहाँ पे लिखा है नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया। उसमें हम जाएंगे और पढ़ेंगे आज पार्ट 1। जितना भी ले सकेंगे यहाँ पे पार्ट 1 में, फिर उसका रिकैप भी मैं यहाँ पे करवा दूंगा। एकदम पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगा। मेन वर्ड्स को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं ताकि आप उस तरह से सीक्वेंस में उसे याद रख सको। सो चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, लाइक करके दोस्तों से शेयर कर देना। सो लेट्स गो इन इट। सबसे पहले यहाँ पे पार्ट चैप्टर जो है वो आपको पता ही चल गया, नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया। उसमें इंट्रोडक्शन में मतलब शुरू में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे जानने के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन भी आ सकता है, वो मैं बताऊंगा लास्ट में। सबसे पहले हमने ये तो जान ही लिया है चैप्टर नंबर 1 से लेकर आज तक कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे बहुत ही काफ़ी समय तक रूल कर रहे थे। सो उस स्टे में मतलब ब्रिटिश यहाँ पे जो थे, तब ब्रिटिशर्स बिकेम फैमिलियर, मतलब हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ वो फैमिलियर बन गए। मतलब रास आ गई उसे यहाँ की सिचुएशन, मजा आ गया। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने फायदा उठाना शुरू करा। पहले बिजनेस के लिए आए थे ससुरे, फिर फायदा उठाना शुरू कर लिया कि यार यहाँ तो काम भी हो सकता है, बिजनेस क्या, या तो देश हम चला सकते हैं यहाँ पे। तो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स जो हमारे इंटरनल अफेयर्स थे, हमारे अंदर अंदर के किंग्स जो लड़ रहे थे, हमारे अंदर अंदर की जो दुश्मनी थी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के स्टेट्स के साथ, जो अंदर अंदर की दुश्मनी थी, उस दुश्मनी था, उस वीकनेस का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ा फायदा उठाया। पॉलिटिकल एंड इंटरनल वीकनेसेस का पहला पॉइंट। आफ्टर क्रीपिंग इन बंगाल, धीरे धीरे वो बंगाल में घुसे। उस समय पे बंगाल सेंटर हुआ करता था, सारी चीजें वहीं से निकली। अभी आएगा यहाँ पे बंगाल में जैसे ही घुसे, फ्रॉम 1757 टू अपराइजिंग जो हुआ था 1857 का, वहां तक के 100 साल के अंदर अंदर, यहाँ पे लिखा है 100 साल के अंदर अंदर ब्रिटिशर्स ने अपनी सुप्रीमसी इंडिया में एस्टेब्लिश कर दी। बंगाल में घुसने के बाद 1757 से लेकर 1857, इन 100 सालों के अंदर अंदर ब्रिटिशर्स ने अपनी सुप्रीमसी इंडिया में एस्टेब्लिश कर दी कि अब वो सुप्रीम आउटसाइडर्स थे, इनवर्डर्स थे। इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस सुप्रीमसी, अब देखो 100 साल के अंदर अंदर सुप्रीमसी तो एस्टेब्लिश हो गई भाई, अब चिंता करने की क्या बात है। अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि उस सुप्रीमसी को टिकाए रखना। सो मेंटेन करने के लिए उसने क्या करा, इंग्लिश ने ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कंट्री में बनाना शुरू कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासन, मतलब अपनी हुकूमत एकदम इफेक्टिवली स्ट्रॉन्ग मजबूत करने का इरादा पेश कर दिया कि अब हम ये करेंगे। और 100 साल के बाद उन्होंने क्या कर दिया, धीरे 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 एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इंडिया में पावरफुल बना दिया, मजबूत बना दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था वो तो उन लोगों ने मजबूत बनाया ही, उसके साथ साथ कुछ लॉज भी इंट्रोड्यूस किए। कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पूरे देश में जहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, इंग्लिश पीपल जो थे खास करके, जहाँ पे भी उसका रूल चल रहा है, हर जगह पे कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, एक ही जैसा मैनेजमेंट चलेगा। एक लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दी। टू द ब्रिटिश सिस्टम केम इनटू एग्जिस्ट। लीगल सिस्टम वो भी किसके अकॉर्डिंग थी, ये 3 चीजें, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फर्स्ट, कॉमन लॉज, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा लीगल सिस्टम। ये चारों की चारों इंट्रोड्यूस तो करी, पर वो उन लोगों के फायदे के लिए उन लोगों ने बनाए। लॉज भी उन लोगों के फायदे में जो काम हो वैसे बनाए, रूल भी वैसे ही लगाए जो उनको फायदा करे, इंडिया को नुकसान करे। कैसे देखो, ये ब्रिटिश रेसिडिंग इन इंडिया, ब्रिटिश जो थे वो इंडिया में रहते थे, फिर भी उन लोगों ने ऐसे लॉस एस्टैब्लिश कर दिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे इंग्लैंड को ज्यादा बेनिफिट मिले। इन शॉर्ट, इंडिया को कैसे ज्यादा से ज्यादा लूटा जाए, वो उसका मेन निशाना था। और एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, वो भी इंडिया को कॉस्ट मतलब इंडिया को कीमत चुकानी पड़ गई। दे मेड इंग्लैंड प्रोस्परस, इंग्लैंड को उन लोगों ने ज्यादा प्रोस्परस बना दिया। कीमत किसने चुकाई, इंडिया ने चुकाई। एंड एक्सप्लॉइटेड इंडिया एट द मोस्ट, इंडिया को पूरी तरह से निचोड़ लिया, एक्सप्लॉइट कर दिया। सो एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, हम तो धरे के धरे रह गए, वो सब लेके चले गए, उड़ गए।
अब यहाँ शुरू हो रहा है मेन टॉपिक, इससे आपको सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, द ग्रेट नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857। फैक्टर्स क्या थे जिसकी वजह से अपराइजिंग हुआ 1857 से हमारा नेशनलिज्म का? व्हाट आर द रीजंस? पहला रीजन, हमारा पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन। उन लोगों ने जो रूल्स वगैरह बनाए थे, जो भी इंट्रोडक्शन आया था, उससे हम सेटिस्फाइड नहीं थे, उनके फायदे के लिए था। हमारे फायदे में क्या आएगा? दैट्स नॉट गुड, दैट्स वेरी वेरी बैड। दूसरा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पैसे से लेकर टैक्स डाल के, ये करके वो करके हमें चूस रहे थे वो। ये दूसरा रीजन था अपराइजिंग ऑफ 1857 का। तीसरा, सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स, कई सारे सोशल रिलीजियस फैक्टर्स भी थे, एंड मिलिट्री फैक्टर भी था। कौन सा मिलिट्री फैक्टर? खास करके यहाँ पे लिखा है इमीडिएट रीजंस लाइक एनफील्ड राइफल, जो आर्मी में उन लोगों ने लॉन्च करी। अभी एनफील्ड राइफल का इश्यू ये था कि उसकी जो कार्ट्रिज होती है, उसकी जो बुलेट होती थी, उसे ऐसा मानते थे इंडियन सिपाहीज, मतलब इंडियन सोल्जर्स जो ब्रिटिश आर्मी में थे, कि ये काव और पिग, उनके फैट से इसे लुब्रिकेट किया जाता है, इसे ग्रीस करा जाता है। और काव जो है वो होली, हमारे लिए माता मानते हैं हम। सो इन सब चीज़ों की वजह से ये इमीडिएट इफेक्ट बन गई अपराइजिंग ऑफ 1857 के लिए। देखो, उसमें भी पहला मर्टायर, फर्स्ट शहीद कौन हुआ अपराइजिंग ऑफ 1857 में? मंगल पांडे, जिसका नाम है, देखा, मंगल पांडे वाज द फर्स्ट मर्टायर, मतलब पहला शहीद था वो। कुछ और भी रिवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपराइजिंग 1857 में हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था और आगे रहकर लड़े। नाना साहेब, तात्या टोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर वगैरह वगैरह वगैरह। अपराइजिंग 1857 जो था, उन्होंने कौन सी इफेक्ट खड़े कर दी, प्रोड्यूस कर दी? देखो, पहला तो कंपनी रूल जो था इंडिया में, उसका एंड लाने में मदद करी कि अब तो गया भाई। दूसरा, ब्रिटिश क्राउन जो थी, उसका रूल भी खत्म करने की बात आ गई। रानी चलाती थी ना, क्वीन विक्टोरिया, सब, उसका रूल भी कंपनी के साथ साथ खत्म हो जाने वाला था। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने बनाया था कि फायदा सिर्फ उनको हो, उसमें चेंज करने की नौबत आ पड़ी। चौथा, मिलिट्री में चेंज करने की भी नौबत आ पड़ी। उसके बाद सोशल रिलीजियस कई सारी पॉलिसीज ब्रिटिशर्स को बदलानी पड़ी। कब? 1857 के अपराइजिंग के बाद। अब देखो, पांचवा पॉइंट यहाँ पे, द रीजंस रिस्पॉन्सिबल। आपको पूछे जा सकते हैं व्हाट वर द रीजंस जिन्होंने 1857 के अपराइजिंग को फेल कर दिया। क्यों फेल हो गया 1857 का अपराइजिंग? अच्छे रिवोल्यूशनरीज, मंगल पांडे जैसे लोग लड़ रहे थे, फिर भी वो क्यों फेल हो गया? रीजन यहाँ पे पहला है। पहला तो ये है कि प्लान्ड टाइम, जो प्लान होना चाहिए कि इस टाइम पे, इस दिन पे हम इतने लोग एक साथ होकर हल्ला करेंगे, उसके बिफोर ही अपराइजिंग शुरू हो गया, पहला रीजन। दूसरा, लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। लीडर थे पर सब अपने अपने गांव स्टेट के लीडर थे, कोई मेन एक कंट्री वाइज पहला सेंट्रल लीडर कोई था नहीं। जो जितने भी है पूरे देश से, जो भी रिवोल्यूशनरीज थे, जो भी हिस्सा ले रहे थे, उसमें सब एक ही की बात माने, ऐसी कोई लीडरशिप नहीं थी। गया। इनसफिशिएंट अनसोफिस्टिकेटेड वेपन्स हमारे पास एक तो थे नहीं, जो थे वो इतने अच्छे मॉडर्न थे नहीं कि हम कॉम्पीट कर पाए ब्रिटिशर्स के साथ। तीसरा रीजन। चौथा, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट। सब अपने अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे। किसी को अपना स्टेट आज़ाद करवाना था, किसी को अपने गांव के टैक्स कम करवाने थे, किसी को और करना था। दे वर नॉट फाइटिंग फॉर द नेशन। इसीलिए ये भी एक रीजन उसको बैरियर बन गया। लैक ऑफ सर्टेबल एंड ऑर्गेनाइज लीडरशिप। जो सबको साथ लेके चले वैसी लीडरशिप नहीं थी उनके पास। इन सब रीजंस की वजह से 1857 का जो अपराइजिंग था वो कंप्लीटली फेल हो गया। आगे, अब उसके बाद इफेक्ट क्या हुई? बॉयकॉट एंड इंडिजीनियस मूवमेंट्स, कि भाई जो भी ब्रिटिशर्स की चीजें हैं उसे इधर बॉयकॉट करो, और दूसरा इंडिजिनस, भारत की बनाई हुई चीजें जो है उसे ही अपनाना शुरू कर दो। और कोइंसिडेंटली देखो, अभी इस वक्त 2020 में यही चीज चल रही है।
कि मेड इन इंडिया चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी जा रही है, बाहर की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करा जा रहा है। यही बात होती है। देखो यहाँ पे बॉयकॉट करना मतलब चीज़ें बाहर की है उसको प्रोहिबिट करना, उसे लेना ही नहीं है, खरीदना ही नहीं है। इंडिजिनस मूवमेंट अलोंग विथ बंग भंग मूवमेंट, सबसे पहले बंग भंग मूवमेंट शुरू हुई 1905 में, वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स थी इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में। कई सारी जो इंसिडेंट्स है उसमें से ये इंसिडेंट सबसे बड़ा था। कौन सी? बंग भंग मूवमेंट। दूसरा है बॉयकॉट एंड इंडिजिनस मूवमेंट जो थी गोल्डन इम्पेटस। इम्पेटस मतलब एक एनर्जी के साथ फोर्स, मतलब इंस्पिरेशन बन गया बिकॉज ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एज ए रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स। मैकिवेलियन पॉलिसीज। मैकिवेलियन पॉलिसीज का मतलब क्या होता है? उसकी कनिंग पॉलिसी, चीटिंग करने वाली पॉलिसी, जो ऊपर हमने देख ली कि वो सिर्फ ऐसी पॉलिसी बनाते थे कि जिससे उन लोगों को फायदा हो, हमें कोई फायदा ना हो। वैसी पॉलिसीज की वजह से, और उसमें से एक पॉलिसी का नाम है डिवाइड एंड रूल, दो जनों के बीच झगड़ा करवाओ और अपना काम निकलवाओ। इसकी वजह से इस बॉयकॉट एंड इंडिजिनस मूवमेंट को सबसे बड़ा एक स्पीड मिल गई, एक इंस्पिरेशन मिल गया और वो लोग आगे बढ़ गए। बंगाल वॉज द बिग प्रोमिनेंस एट दैट टाइम। ब्रिटिश रूल के वक्त बंगाल जो था वो सबसे बड़ा एक प्रोमिनेंस बनकर उभर कर बाहर आया था। जो बंगाल आज का बंगाल है वो नहीं, आज का बंगाल, आज का बिहार और आज का उड़ीसा, तीन मिलाकर एक पूरा हिस्सा जो था, इन तीन स्टेट्स को मिलाकर उसे उस समय का बंगाल कहा जाता था। उन्होंने सबसे बड़ा रोल अदा किया था उस समय पे। कंपेयर टू अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट की तुलना करें आप तो बंगाल जो था वाज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ नेशनल अवेकनिंग। जो नेशनल मूवमेंट जो भी हुई वो मेनली सेंटर उसका कहां पे था? बंगाल में। शुरुआत सब सारी चीजों की वहां से हुई। इम्पेटस एंड थॉट फॉर द नेशनल मूवमेंट। देखो इंस्पिरेशन, इम्पेटस मतलब एक तरह का इंस्पिरेशन और ख्याल, दोनों नेशनल मूवमेंट के कहां से आए? बंगाल से ही आए थे। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, जो अपराइजिंग हमने देखा अभी, उसमें हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों ने साथ मिलकर फाइट करी इंग्लिश के सामने, और यही बात उन लोगों को हजम नहीं हुई। सो कम्युनलिज्म एंड डिवीजन अमंग पीपल वर एनकरेज्ड थ्रू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इसीलिए ब्रिटिशर्स को ये हजम नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हमारी तो नौबत आ जाएगी, यहाँ से भागने की वाट लग जाएगी हमारी। इसलिए उन्होंने कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया। कम्युनलिज्म क्या? कौमवाद, मतलब हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने की बात उन लोगों ने सोची और शुरू कर दी। एक नंबर 1 वाइसरॉय कर्जन, जो 1899 to 1905 तक यहाँ पे रहा था। उन्होंने क्या करा? वास्ट बंगाल, मतलब बंगाल का जो सबसे बड़ा एरिया था उसको डिवाइड करने की सोची, दो हिस्सा करने का सोचा, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल, दो हिस्सा कर देना है उसे। इन द नेम ऑफ, अब सीधे सीधा वो कहेगा कि मुझे दो हिस्सा कर देना है क्योंकि मुझे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो लोग मना करेंगे। तो उसने नाम क्या दिया? मैं क्यों ये दो हिस्सा कर रहा हूँ? ब्रिंगिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंटली, ताकि मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट अच्छी तरह से इफेक्टिवली चला सकूँ। इस नाम पे उसने वेस्ट और ईस्ट बंगाल, पूरे बंगाल प्रोविंस को दो हिस्से में बांटने की सोची। उसका परिणाम, रिजल्ट क्या है? देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू द डिवीजन ऑफ बंगाल। बंगाल की डिवीजन के बारे में जैसे ही लोगों ने सुना, विरोध शुरू हो गया। When Bengal was divided on 16th October 1905 में जब बंगाल को डिवाइड करा गया, पूरा बंगाल उस समय पे विरोध में था और उस दिन को, मतलब 16 अक्टूबर 1905 को नेशनल मॉर्निंग डे के नाम से मनाया गया। मॉर्निंग डे मतलब नेशनल शोक दिन, राष्ट्रीय शोक दिन जाहिर कर दिया गया। मॉर्निंग का मतलब होता है दुख व्यक्त करना, शोक। कौन सा डे? 16 अक्टूबर 1905। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसने अनाउंस करा कि बंगाल दो हिस्से में आज से बांटा जाता है। सेम डे, उसी दिन दूसरी एक घटना हुई। क्या? ऐसा अनाउंसमेंट इंडियन लीडर्स ने कर दिया कि बॉयकॉट ऑल फॉरेन गुड्स, बाहर से आने वाली हर चीजों को बॉयकॉट करो, अवॉइड करो, एंड एनकरेजमेंट टू यूज इंडिजिनस गुड्स, और भारत में बना है जो सामान, चीजें, जो भी जीवन जरूरी चीज है, उसे इस्तेमाल करना शुरू करो। उसी दिन 16 अक्टूबर 1905
नॉट ओनली बंगाली, सिर्फ बंगाली लोग नहीं पर अदर इंडियन स्टेट्स के जो भी लोग थे वो यही चीज मानते थे, बिलीव करते थे दैट दिस डिवीजन, ये बंगाल का जो डिवीजन करा जा रहा है वो सिर्फ बंगाल का डिवीजन नहीं है, हैज बीन डन टू कर्टेल द वॉसिफेरस फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। हमारे अंदर की जो राष्ट्रवाद की भावनाएं है उसे खत्म करने की बात ये कर रहे हैं। जो कैचिंग अप इन इंडिया, जो इंडिया में उस तरह उस दिनों में बहुत ही फैल रही थी, उसके ऊपर एक पर्दा डालने की बात थी, कर्टेल डालने की बात थी। सबको ये पता चल गया कि बंगाल का हिस्सा सिर्फ बंगाल का हिस्सा नहीं है, ये हमारी जो राष्ट्रवाद की भावना है उसके ऊपर पर्दा करने की बात ये लोग कर रहे हैं। 13 में लिखा है दैट डे, उसी दिन 16 अक्टूबर को हिंदूज एंड मुस्लिम ने एक दूसरे को राखियां बांधना भी शुरू कर दिया, ये दिखाने के लिए कि हम यूनाइटेड है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। मूवमेंट है 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक, इस मूवमेंट के 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक थे। पहला, एडॉप्ट इंडिजिनस प्रोडक्ट्स, भारत की बनाई हुई चीजों को ही सिर्फ खरीदो, यूज करो। बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, बाहर की चीजों को हटा दो। एडॉप्ट नेशनल एजुकेशन, सिर्फ भारत के जो एजुकेशन पॉलिसी है, भारत के लोग जो पढ़ा रहे हैं, भारत की स्कूलें जो है, भारत की संस्कृति की जो वैल्यू है उसे सिर्फ हम एजुकेशन के तौर पर अडॉप्ट करेंगे। फॉरेन का एजुकेशन, इंग्लिश वगैरह हम नहीं लेंगे। 15th, इंडिया बेनिफिटेड अ लॉट, इससे भारत को बहुत फायदा हुआ क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट चली ना, तो इंडिजिनस गुड्स सबसे ज्यादा इंडिया में बिकने शुरू हो गए और फॉरेन गुड्स निकल गए, बॉयकॉट हो गए। क्लॉथ जो था मैनचेस्टर लंदन से जो आता था कपड़ा, वो भी स्टॉप हो गया, बंद हो गया। शुगर, शूज, सिगरेट्स, टोबैको जो इंग्लैंड से मंगवाई जाती थी और इंडियन मार्केट में बेची जाती थी वो रिड्यूस हो गई और इंडियन मेड जो कपड़े जो थे उसका सेलिंग ज़्यादा हो गया। फैक्ट्रीज जो थी फॉर मेकिंग इंडिजिनस गुड्स, जो भारतीय चीज़ें बनाने की फैक्ट्रीज थी वो धीरे धीरे शुरू हो गई। द इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट वॉज फेल्ट इन प्रोविनेंस ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग अलग हिस्सों में इस मूवमेंट की बड़ी इफेक्ट पड़ी। पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास, बंगाल के साथ साथ इन सब स्टेट्स में इसकी इफेक्ट हुई। सो इको, इसका एक आवाज, इसका जो शोर है वो शोर कहाँ तक गया पता है? गुजरात में भी फील करा गया। गुजरात के साथ साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इस इको मतलब इस शोर वहां पे भी गया कि इंडिया में क्या हलचल हो रही है। और 6 साल के अंदर अंदर 16 अक्टूबर 1905 में ये बंगाल का जो डिवीजन करने का जो रूल आया था, उसके ठीक 6 साल बाद मतलब 1911 में डिवीजन ऑफ बंगाल जो था वो स्क्रैप्ट वापस ले लिया गया। पार्लियामेंट ने ये कहा कि भाई हमने इसके ऊपर बहुत सोचा, रीथिंक किया, हम इसे वापस लेते हैं। दिस वॉज मेमोरेबल विक्ट्री, ये इंडियंस की पहली जीत थी। अ विक्ट्री ऑफ द कॉन्स्टेंट यूनाइटेड एफर्ट्स, सतत कॉन्स्टेंट हमने एफर्ट्स करे और उसे डिसीजन बदलवाने पे मजबूर कर दिया हमने। दिस वॉज अ नॉट वर्दी विक्ट्री ऑफ द न्यू अवेकनिंग अगेंस्ट द इंग्लिश रूल के प्रति पहला ये हमारी नेशनल जागृति थी जिसकी ये जीत थी। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंडर ही करवाई गई थी क्योंकि इंग्लिश पीपल ये चाहते थे, वांटेड मतलब चाहते थे टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदू और मुस्लिम के बीच झगड़ा होना चाहिए, ये हमेशा से वो चाहते थे। सो वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो, पहला नाम याद रखना। इंडियन वजीर उस समय पे जो था जिसका नाम यहाँ पे है मोरले, दोनों ने मिलकर प्लान करा कि नेशनलिज्म इंडिया का जो है उसे हम कैसे भी करके क्रश कर दे, खत्म कर दे। So when the national fight became stronger, जैसे जैसे नेशनलिज्म आगे बढ़ा, हमने फाइट देना शुरू कर दी, तो इंग्लिश लोगों ने बिगन टू फेवर, उन लोगों ने अपर क्लास मुस्लिम को सपोर्ट करना, फेवर करना शुरू करा। एंड इंग्लिश मतलब ये ब्रिटिशर्स, मतलब ये मिंटो सब सक्सेसफुल हुए अपने प्लान में। किसे कन्विंस करने में सक्सेसफुल हुए? ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स, एक मुस्लिम अपर क्लास का जो ग्रुप था उसे इन लोगों ने कन्विंस कर दिया कैसे भी करके, लालच पालच ये सब दे के। और क्या कौन सी बात उन लोगों ने कन्विंस कराई, हजम करवाई? फॉर्म अ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, आप एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करो, अपना खुद आप मुस्लिम हो, आप अपना एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करो हिंदुओं से अलग, एंड डिमांड करो
कि आपका वोटिंग राइट सेपरेट होना चाहिए, और आप जहां पे वोट देने जाओ वो वोटिंग सेंटर भी आपका मुस्लिम के लिए अलग सेपरेट होना चाहिए। ये तीन चीज है एक्चुअली, मुस्लिम लीग फॉर्म करना, सेपरेट वोटिंग राइट होना, सेपरेट वोटिंग सेंटर्स खोलना, ये तीन चीजों मनवाने के लिए ये ब्रिटिश पीपल सक्सेसफुल रहा है। फाइनली मुस्लिम लीग फॉर्म हो गई 1906 में। उसके बाद 6 पॉइंट आया है रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम के, जो रिलीजियस हेड थे उसका नाम था आगा खान, नवाब ऑफ ढाका जिसका नाम था सलीमुल्लाह खान, वाइसरॉय मिंटो, 3 जनों ने, और उसका पर्सनल मिनिस्टर, ये वाइसरॉय मिंटो और उसका पर्सनल मिनिस्टर जिसका नाम था डनलोप स्मिथ, ये 4 लोगों ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया क्या, मुस्लिम लीग ऑर्गेनाइजेशन करने में, एस्टेब्लिश करने में। इन ऑर्डर टू स्टॉप द मुस्लिम्स फ्रॉम अटेंडिंग द एनुअल कॉन्फ्रेंस, हर साल कांग्रेस की एनुअल कॉन्फ्रेंस होती थी, हमारे इंडियन लीडर्स उसमें मिलते थे और कैसे भारत को आज़ाद करवाया जाए उसके बारे में सोचते थे। तो उस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लोगों को न जाने देने के लिए उन लोगों ने मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस भी उसी दिन रखवाई जिस दिन कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस होती थी, ताकि मुस्लिम लोग अपनी कॉन्फ्रेंस में जाए, कांग्रेस में ना जाए, ताकि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आगे बढ़े। सो 8th पॉइंट में यही बात आई आगे, दस डिमांड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इज नॉट द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द मुस्लिम्स बट, तो ये पाकिस्तान जो आज अलग हुआ है, एक सेपरेट नेशन हमें चाहिए, ये जो डिमांड थी सेपरेट नेशन की, वो कोई मुस्लिम के दिमाग की खोज नहीं है, इट वाज इंग्लिश पॉलिसी, ये कोई अंग्रेज के दिमाग की ये खोज है। मिंटो स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ मेकिंग मुस्लिम्स एज एसोसिएट्स, ये मिंटो ने ऐसी पॉलिसीज बनानी शुरू करी, और पॉलिसी जब भी वो बनाता था मिंटो, तो मुस्लिम लोगों को, वो अपर क्लास के मुस्लिम लोगों को अपने एसोसिएट्स में रखता था, अपने हेल्पिंग में रखता था। सो मैनी राइटर्स ये भी कहते हैं, लिखने वाले, इतिहास लिखने वाले कई लोग, कि मिंटो जो है ना, वाइसरॉय मिंटो, ही वॉज द फादर ऑफ द मुस्लिम कम्युनलिज्म, मुस्लिम लोगों में जो कम्युनलिज्म फैला रखा है उसका फादर मिंटो को मानते हैं वो। अरे यहाँ तक लिखते हैं, हिस्टोरियन ऑल्सो गोज टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट रियल क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान का रियल क्रिएटर और मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, रहमतुल्लाह नहीं है, कौन है, वाइसरॉय मिंटो है, उसने ही ये सब कुछ शुरू करवाया। ना उन लोगों ने अपर क्लास मुस्लिम को चढ़ाया होता, कन्विंस करा होता, तो आज हम मुस्लिम हिंदू आराम से साथ में रह रहे होते, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होता। पर ये मिंटो सबसे बड़ा चिंटो पिंटो, सिंस देन बस तभी से शुरू हुई ये बाजी, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स इंक्रीज्ड एंड रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ इंडिया, और भारत के 2 टुकड़े कर दिए, एक पाकिस्तान एक भारत। और ये मुस्लिम लीग के साथ हमने यहाँ पे ये चैप्टर खत्म कर दिया। सो दूसरे वीडियो में दूसरे पार्ट में फिर से मिलेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ से निकलता हूँ, पतली गली से चल लेता हूँ। हर्ष बार से मेरी चैनल है, सब्सक्राइब करके, कमेंट लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर कर देना, और कुछ पूछना हो तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो, डाउट्स वगैरह जो भी है तो। सो अभी के लिए निकलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।